हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रीजन डिसीजन। तो गाइज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम लॉ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डालते रहते हैं। आपके डिफरेंट सब्जेक्ट आपके टॉपिक क्लियर करते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, बीए के स्टूडेंट हैं, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, बीए एलएलबी के स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए भी हमने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी डाली हैं और डालते भी रहते हैं जनरली। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज का नाम है लॉ विद ट्विंस, आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है लॉ विद ट्विंस। तो आइए दोस्तों इसके साथ नई वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस मैं अपना टॉपिक सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा। जो भी बोलूँगा आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि हमें पता है, वी नो दैट देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो वन इज ओडी अल्टरम पार्टम एंड अदर वन इज नेमो डिबेट एसे जुडेक्स इन प्रोपरिया कौजा। ये दोनों जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के हमने अच्छे से पढ़े थे, डिटेल में पढ़े थे। इनका क्या मतलब होता है बिल्कुल हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का। तो हमने पता है कि प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस दो प्रकार के हैं, एक जो है ओडी अल्टरम पार्टम है, दूसरा है नेमो जुडेक्स ये वाला। जो ओडी अल्टरम पार्टम है इसको बोलते हैं रूल ऑफ फेयर हेयरिंग, रूल ऑफ फेयर हेयरिंग। और जो ये वाला प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं रूल अगेंस्ट बायस। मतलब जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, जो नेचुरल जस्टिस के पिलर हैं वो दो हैं, लेकिन इन दो के सिवा एक और भी नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, एक पिलर है जो कि रीजन डिसीजन है। अर्थात रीजन डिसीजन इज द थर्ड मेन पिलर और थर्ड मेन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इवन दो हमने यही सुना है कि दो प्रिंसिपल हैं, लेकिन कोर्ट ने बहुत बार कहा है कि रीजन डिसीजन जो है वो तीसरा एक सेपरेट पिलर है, किसका? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। अगर मैं बात करूं रीजन डिसीजन की तो पुराने समय में इसको ओडी अल्टरम पार्टम के अंदर ही इंक्लूड किया जाता था। ये माना जाता था कि रीजन डिसीजन इज ए पार्ट ऑफ द रूल ऑफ फेयर हेयरिंग, दैट इज ओडी अल्टरम पार्टम। बट नाउ अगर मैं अब की बात करूं तो ये एक सेपरेट प्रिंसिपल है, थर्ड पिलर है नेचुरल जस्टिस का। ये जो नया प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, ये जो है वो यूएसए और इंडिया में तो रिकॉग्नाइज हो गया है। इंडिया और यूएसए इसको मानते हैं, ये तीसरा सेपरेट प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का। लेकिन इंग्लैंड में अभी भी इसको सेपरेट प्रिंसिपल नहीं माना गया है, इसको अभी भी ओडी अल्टरम पार्टम के अंदर ही माना जाता है, इसका ही पार्ट माना जाता है, सेपरेट नहीं माना जाता। पर इंडिया में इसको सेपरेट माना गया है। अगर मैं रीजन डिसीजन की हिस्ट्री की बात करूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं, तो सबसे पहले लॉर्ड चांसलर थे। नाम उनका क्या था मैं आपको बता देता हूं। नाम था स्पीकिंग ऑर्डर वाज फर्स्टली मेंशन्ड बाय लॉर्ड चांसलर अर्ल चेयर्स, CHAIRN लॉर्ड चांसलर अर्ल चेयर्स जो थे, इन्होंने सबसे पहले स्पीकिंग ऑर्डर या रीजन डिसीजन के बारे में बोला था कि कोई भी व्यक्ति अगर डिसीजन देता है तो उसके पीछे कोई रीज़न भी देना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले बात की थी, मतलब इन्होंने ही लॉर्ड चांसलर अर्ल चेन थे, इन्होंने ही रीजन डिसीजन को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। तो ये तो बात होगी रीजन डिसीजन के बारे में कि ये एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट माना जाता है। पहले नहीं था, अब माना जाता है। अलग अलग बातें हमने कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो आज दोस्तों पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, रीजन डिसीजन का मतलब क्या है। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं मीनिंग की बात करूं कि इसका मीनिंग क्या है तो मैंने यहाँ लिख दिया आपके नोट्स के लिए। सिंपली जो रीजन डिसीजन का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रीजन डिसीजन अर्थात जो भी डिसीजन दिया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, उसके पीछे प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों दिया, क्या कारण था। जो रीजन डिसीजन का मतलब क्या होता है? द रीजन फॉर गिविंग एनी डिसीजन। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट मीन्स डिसीजन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद प्रॉपर रीजन। जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना डिसीजन देती है और क्यों दिया उसके पीछे प्रॉपर रीजन देती है तो उसको बोलते हैं रीजन डिसीजन। व्हेन द एडजुडिकेटिंग bodies gives a reason to support their decision, the decision is treated as a reasoned decision।
तब उस डिसीजन को रीजन डिसीजन माना जाता है। इवन जो हमारे पास लॉर्ड डैनिंग है उन्हें बड़ा अच्छा बोला हुआ है कि जो रीजन डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है एक प्रॉपर गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उन्होंने बोला है कि द गिविंग ऑफ रीजन इन इज द फंडामेंटल ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब बोलने का कि जब कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई केस डिसाइड कर रही है, उस केस को किस बेस पे डिसाइड किया, क्यों किया, उसके लिए प्रॉपर रीज़न दे रही है, उसे बोला जाएगा रीजन डिसीजन। और ऐसा जो है वो गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसा होना ही चाहिए। लॉर्ड डैनिंग बोलते हैं, मान लो एक डीसी साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कोई डिसीजन लिया, कोई भी डिसीजन लिया, जैसे आपको पता ही है कोरोना का टाइम चला था तो बहुत सारे डीसी जो डीसी थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग रूल्स बनाए। जैसे कि अगर आप शादियों में जाते हो तो 50% से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, मास्क पहनना अनिवार्य है, ऐसा। तो जो भी कार्य किया उसके लिए प्रॉपर रीज़न देना जरूरी है। क्यों किया, रीज़न क्या है इसका। तो अगर प्रॉपर रीज़न देता है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कि उसने ये कार्य किया, इसके पीछे ये कारण है, तो वो बड़ा जरूरी है गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो बड़ा हेल्पफुल है। और उसी प्रॉपर रीज़न को रीजन डिसीजन कहा जाता है। अगर मैं रीजन डिसीजन की बात करूं, इसको स्पीकिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। इट इज आल्सो नोन एज द स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर नाम से पता चल रहा है कि जो भी ऑर्डर पास किया है वो खुद ही बता रहा है। उसके लिए बताओ आप कि व्हाट इज द रीजन फॉर पासिंग दिस ऑर्डर। ऑर्डर खुद स्पीक करना चाहिए, जो आप बता रहे हो उसके साथ आप बताओ कि आपने ये ऑर्डर पास क्यों किया हुआ है। तो इसको स्पीकिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। स्पीकिंग ऑर्डर जैसे बोलने का मतलब क्या है, स्पीकिंग ऑर्डर बिकॉज द ऑर्डर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मतलब आपका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए खुद ही बताए कि आपने ये ऑर्डर क्यों पास किया है, क्या रीज़न है, उसके पीछे आपका रीज़न भी होना चाहिए। तो यह मीनिंग की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि ये रीज़न डिसीजन को फॉलो करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्या रीज़न है इसको फॉलो करने का। हाँ जी गाइस, तो गाइस अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई वी नीड टू फॉलो इट। क्या जरूरत है रीजन डिसीजन को फॉलो करने की, अर्थात हमें क्यों या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्यों हर डिसीजन के पीछे क्या रीज़न रहा है वो देना जरूरी है। सबसे पहला कारण इसका ये है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अर्थात हमें पता है कि दो प्रकार के प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के, अर्थात दो प्रकार के पिलर हैं नेचुरल जस्टिस के। और तीसरा जो पिलर है जो यूएस और इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है अलग पिलर नेचुरल जस्टिस का, वो है रीजन डिसीजन। तो रीजन डिसीजन तो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, जिसको कि फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने से मना नहीं कर सकते। अगर हम उसको फॉलो किए बिना कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा कार्य क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है, जीरो माना जाता है। तो इसी कारण प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होने की वजह से हमें रीजन डिसीजन फॉलो करना पड़ता है। और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उनको किसी भी डिसीजन के पीछे क्या रीज़न है, क्यों वो डिसीजन दिया उन्होंने, उनके डिसीजन को क्या रीज़न सपोर्ट कर रहा है, वो रीज़न बताना ही पड़ेगा। दूसरा जो है पॉइंट वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन। अर्थात जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस रीजन डिसीजन को फॉलो करने के लिए बोलता है। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उनकी ड्यूटी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता है कि आपको रीजन डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। अर्थात जो भी आप एक्शन लेते हो तो अपने एक्शन के सपोर्ट में आपको रीज़न देना पड़ेगा। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम। तो अगर कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई भी कार्य करती है और दूसरी पार्टी को सुनती नहीं है, उसको रीज़न भी नहीं देती उन्होंने वो कार्य क्यों किया, उसको कोई बताती भी नहीं है उसका कार्य करने का पीछे का मेन मकसद क्या, रीज़न नहीं देती, तो उस व्यक्ति का जिसके साथ ऐसा हुआ है कि उसके वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसके अगेंस्ट कोई कार्य किया है, उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकता है। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा ये सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली क्या बोलता है कि रीजन डिसीजन को फॉलो करना ही पड़ेगा। तीसरी बात क्या है, वो है स्टैट्यूटरी प्रोविज़न। कई बार क्या होता है, जो स्टैच्यू होते हैं अर्थात रिटर्न लॉ होते हैं, उनमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये एक्ट करने के लिए प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा। अगर आप किसी को कोई कार्य करते हो किसी के अगेंस्ट, तो आपको प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा क्यों किया। तो स्टैच्यू में लिखा होता है, स्टैच्यू प्रोविज़न दे रखा होता है। और अगर मान लो कि स्टैच्यू में रीज़न देने का प्रोविज़न नहीं है कि आपको रीज़न देना पड़ेगा, ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए आपको रीज़न देना पड़ेगा, ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसीजन ले लेगी और रीज़न नहीं देगी, तब भी उसको रीज़न देना पड़ेगा। ये माना जाएगा कि इम्प्लाइडली ये बोला गया है। इम्प्लाइडली अर्थात इम्प्लाइडली मतलब एक्सप्रेसली तो नहीं बोला गया, पर इम्प्लाइडली जो है आपको अपने डिसीजन के पीछे रीज़न देना ही पड़ेगा। स्टैच्यू इम्प्लाइडली बोल रहा है।
इम्प्लाइडली बोल रहा है, तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। ये तो हो गया मेरे 3 कारण जो हमें बताते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों है फॉलो करने की। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो हम अब पढ़ेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ जी गाइज, तो गाइज अब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि रीजन डिसीजन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट से पहले मैं गाइज आपको बताना चाहूँगा कि अगर इंडिया में बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने रीजन डिसीजन के बारे में सबसे पहले सीमेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला था। उन्होंने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट से पहले ये कहा था कि जब भी कोई पब्लिक लॉ के तहत कोई डिसीजन दिया जाता है, कोई पब्लिक लॉ है, जैसे कि पब्लिक लॉ आपको पता होगा, लॉ 2 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ। जैसे कि पब्लिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पब्लिक लॉ है, प्राइवेट लॉ जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है। पब्लिक लॉ क्या है, वो आईपीसी है। पब्लिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या फ़र्क है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं, वीडियो बनाने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। समझ लो, अब आप यहाँ समझ लो, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा पब्लिक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में क्या है वो। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि अगर पब्लिक लॉ के अंडर कोई भी डिसीजन देता है कोर्ट या कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो उनको उसके पीछे रीज़न देना ही पड़ेगा कि क्यों उन्होंने ये डिसीजन दिया, क्या रीज़न रहा ये डिसीजन देने का। तो अगर पब्लिक लॉ के अंडर कोई डिसीजन दिया जा रहा है तो इट मस्ट बी विद प्रॉपर रीज़न व्हाई द अथॉरिटी हैज़ गिवन सच डिसीजन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर अ डिसीजन, मीन्स द अथॉरिटी मस्ट गिव द पॉइंट विच सपोर्ट इट्स डिसीजन। ये बात तो इसमें बोली, लेकिन इसमें प्राइवेट लॉ को नहीं इंक्लूड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट लॉ को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन बाद में बहुत सारी बार केस हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि चाहे पब्लिक लॉ का डिसीजन हो, चाहे प्राइवेट लॉ का डिसीजन हो, किसी भी लॉ के अंडर डिसीजन दिया हो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, उनको उस डिसीजन के पीछे क्या रीज़न है वो देना ही पड़ेगा। रीज़न होना चाहिए डिसीजन के पीछे, वो जरूरी है। अब हम ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट था वो मेनली आर्बिट्रेरी पावर को लेकर था। ऑब्जेक्ट ये था इसका कि रीजन डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो आर्बिट्रेरी पावर को यूज़ नहीं कर सकते, वो पावर को आर्बिट्रेरली यूज़ नहीं कर सकते, मन चाहे तरीके से अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकते। द ऑब्जेक्ट ऑफ रीजन डिसीजन इज टू मेक ए चेक ओवर द आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द अथॉरिटीज़। दूसरा जो पॉइंट था वो मेनली बात करता था सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्टीज़ की बात करता था। दूसरा पॉइंट में ये बोला कोर्ट ने मेनका गांधी वाले केस में कि रीजन डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो पार्टीज हैं सूट की उनको सेटिस्फैक्शन हो जाती है, वो समझ जाते हैं हाँ इस रीज़न से हमारे अगेंस्ट डिसीजन आया है, और जो जीतने वाली पार्टी है वो समझ जाती है कि ये रीज़न है हमारे फेवर में आने का। तो लिखा हो मैंने रीजनिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्टीज टू द सूट। तीसरा जो पॉइंट है वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ रीजन डिसीजन इज टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू द पार्टी टू मेक अपील और टू अप्लाई फॉर रिवीजन। अर्थात जो हारने वाली पार्टी है, मान लो एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ ने केस डिसाइड किया, मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई केस डिसाइड किया, ये ए है ये बी है, अब इसके फेवर में केस डिसाइड कर दिया, तो इसको जो है जब रीज़न दिया जाएगा क्यों केस डिसाइड किया है, ये रीज़न है, तो ये बंदा जो है वो अपील कर सकता है, रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो रीज़न उसको सही नहीं लगा, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, तो वो हायर कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है, रिवीजन। तो ये भी ऑब्जेक्ट है कि पार्टी को मौका मिल जाए अपील करने का और रिवीजन करने का। तो ये इसके ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर या फिर इफेक्ट ऑफ नॉट फॉलोइंग द रीजन डिसीजन। हाँ जी गाइस, तो गाइस इफेक्ट की बात करेंगे अब हम कि इफेक्ट क्या होगा अगर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया गया, अर्थात अगर रीजन डिसीजन को फॉलो नहीं किया गया, कोर्ट ने डिसीजन दिया या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दिया पर रीजन नहीं दिया, दे हैव गिवन द डिसीजन विदाउट गिविंग एन रीजन, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा इसका, करप्शन का। करप्शन का मतलब क्या हुआ, भ्रष्टाचार का। कैसे भ्रष्टाचार का मैं बताता हूँ आपको। अब देखो जो भ्रष्टाचार कैसे होगा, मान लो जज है उसको अलाउ कर दिया कि आप डिसीजन दो और उसके लिए आपको रीज़न देने की जरूरत नहीं है, तो जज को क्या पता कितने कॉल आ जाएं, कितने लोग उसको कॉल करें कि हमारे फेवर में दे दो, हम इतना पैसा दे देंगे, या कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या डीसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनको अपने फेवर में डिसीजन दिलाने के लिए क्या पता लोग कितने पैसे ऑफर करें, क्या क्या ऑफर करें, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पता होगा कि मैं डिसीजन दूंगा, मुझे कौन सा कोई रीज़न देना है, रीज़न तो मैंने देना ही नहीं है। तो क्या होगा इससे, अगर रीजन डिसीजन को फॉलो नहीं किया जाएगा, स्पीकिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो उससे करप्शन बढ़ जाएगा। क्या पता एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पैसा खा ले और जो बंदा गलत है उसी के फेवर में डिसीजन दे दे, तो इसलिए करप्शन बढ़ जाएगा। दूसरा आर्बिट्रेरीनेस बढ़ जाएगी, आर्बिट्रेरीनेस।
आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है कि अपनी मर्जी इच्छा अनुसार जो मन करे वो कर लो। डिस्क्रिशनरी पावर और आर्बिट्रेरी पावर में फ़र्क होता है। डिस्क्रिशनरी पावर हमेशा पॉजिटिव वे में होती है और अच्छा काम करने के लिए होती है, लेकिन आर्बिट्रेरी पावर का मतलब होता है कि अपनी जानबूझ के अपनी पावर से बाहर जाकर काम करना और लोगों के लिए गलत ही करना। आर्बिट्रेरी मतलब मन चाहे तरीके से जो मर्जी कर देना, तो उससे आर्बिट्रेरीनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पता होगा कि जो भी हम केस डिसाइड करेंगे हमें डिसीजन तो कोई देना ही नहीं है, रीज़न तो हमने कोई देना ही नहीं है, रीज़न तो हमने कोई देना ही नहीं है, हमने कौन सा बताना है हमने क्यों ये रीज़न दिया, तो वो कोई भी डिसीजन दे देंगे क्योंकि रीज़न तो उनको देना ही नहीं है। तो उससे आर्बिट्रेरीनेस बढ़ जाएगी, उससे उनकी एक अपनी जो पावर है वो डिक्टेटरशिप वाला काम हो जाएगा, वो अपनी मनचाही इच्छा जो मन करेगा वही करेंगे। तो तीसरा इसका पॉइंट है जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा क्लियरेंस के ऊपर। रिड्यूस द क्लैरिटी। रिड्यूस द क्लैरिटी। रिड्यूस द क्लैरिटी का मतलब क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं जब वो बिना किसी रीज़न के लिए डिसीजन देंगे तो जो डिसीजन में है वो क्लैरिटी नहीं रहेगी। ये डिसीजन क्यों दिया गया, क्या रीज़न रहा, क्या कोर्ट ने देखा, क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने देखा, क्या एविडेंस देखे, तो मतलब क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। ये जो है रिड्यूस कर देंगे डिसीजन की क्लैरिटी को ही। तो ये तो हो गया इसके इफेक्ट क्या है। अब एक केस लो है वो आपने पक्का लिखना है। अगर गाइस आपको नोट्स चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बड़े इजी लैंग्वेज में नोट्स बने हुए हैं वो आपको मिल सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर देना। हमारा नंबर है 98 164 92 276, इस पर आप व्हाट्सएप कर देना, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो हम बात करेंगे कि एक केस लो की, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे कि गाइस जो अनुमति वर्सेस सद्दा खान का केस है, इस केस में क्या था एक्चुअली, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी वेस्ट बंगाल की, उनको पावर दे रखी थी कि वो किसी भी व्यक्ति को कोई भी लाइसेंस काम करने का, वर्क करने का लाइसेंस इशू कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति का लाइसेंस जो वो कैंसिल कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी रीज़न। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी वेस्ट बंगाल की, उनको बोल रखा था कि आप किसी भी पर्सन को काम करने के लिए लाइसेंस इशू करो, आपको पावर है, और अगर आपको लगता है किसी का लाइसेंस काटना है, कैंसिल करना है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो और आपको रीज़न देने की जरूरत नहीं है कोई भी कि आपने क्यों कैंसिल किया। तो कोर्ट में केस किया तो कोर्ट ने साफ साफ बोला कि ये जो काम हो रहा है, ये जो रीज़न डिसीजन को फॉलो नहीं किया जा रहा, अर्थात स्पीकिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा, मतलब जो अथॉरिटी है वो डिसीजन दे रही है बिना किसी रीज़न के, रीज़न नहीं बता रही कि क्यों दिया, तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अगेंस्ट है, ये जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। इसलिए ये तो आर्बिट्रेरी पावर को बढ़ा रहा है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की, एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी पावर का यूज़ कर सकती है और कर भी रही है, इसलिए ये ख़त्म होना चाहिए, ये अलाउ नहीं होना चाहिए। ये जो है रीजन डिसीजन को फॉलो नहीं करना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेशन है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, वीडियो को जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर दें, मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।